सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया। तो जी, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, 3 लेक्चर हमारे हो गए। चौथा लेक्चर आज है, जो कि बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज हमारी जो क्लास है वो किस चीज की है? प्रोडक्शन की लास्ट क्लास। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आप लोगों को याद दिलाने वाला हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो पहले मैंने सबसे आपको प्रोडक्शन का मतलब बताया। प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सभी को याद है प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो फिर हमने बात करी, जो प्रोडक्शन होते हैं वो, जो यूटिलिटी होती है वो आप ऐड करते हो इन द फॉर्म, प्लेस। फॉर्म मतलब किसी फॉर्म से, यानी कि लकड़ी को कारपेंटर बदलकर कुर्सी में कन्वर्ट कर देता है। प्लेस से, और टाइम से, और पर्सनल स्किल से। याद है सभी को? सभी के एग्जांपल्स दिए थे। टाइम में एग्जांपल दिया था, ऑटो रिक्शा आपको नाइट में मिल जाता है। ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कितने होते हैं? एक लैंड, लेबर, कैपिटल और 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई ऑफ लैंड क्या रहती है? लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडेस्ट्रक्टिबल पावर। परमानेंट रहता है। लैंड एक पैसिव फैक्टर है। लैंड इमोबाइल है। लैंड के मल्टीपल यूजेस है। और लैंड इज हेट्रोजोनियस। ओके, होमोजीनियस नहीं होता। क्या पूरे दुनिया का लैंड सेम होता है? ठीक है, सबकी फर्टिलिटी अलग रहती है। फिर हमने लेबर की बात करी, जहां हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मेंटल एक्सरसाइज। ऑल वेल। और फिजिकल एक्सरसाइज, दोनों को लेबर कहते हो। फिर लेबर में कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है? ह्यूमन एफर्ट लगता है लेबर के अंदर। और लेबर हमारा पैरिशेबल होता है या नहीं होता? लेबर एक्टिव फैक्टर है या नहीं है? लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। और लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू all labor may not be. Labor has poor bargaining power. Labor is mobile. There is no rapid adjustment of supply of labor to the demand for it, and choice between hours of labor and hours of leisure. ठीक है। कैपिटल की हमने बात की थी। कैपिटल मींस वेल्थ में से हम लोग, क्या कैपिटल और वेल्थ सेम होते हैं? वेल्थ का एक पार्ट होता है कैपिटल, जो कि फर्दर वेल्थ को बढ़ाने के लिए कैपिटल का यूज किया जाता है। तो कैपिटल एक फिक्स कैपिटल होता है, जैसे टूल्स, मशीन्स एक्सेट्रा। एक मेरा सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, जैसे सीड्स, फ्यूल, रॉ मटेरियल वगैरह। सर्कुलेटिंग मतलब जैसे बीज से फसल उगती है, तो बीज मेरा सर्कुलेटिंग है। ऑल वेल। फिर रियल कैपिटल, ह्यूमन, टेंजिबल, इंडिविजुअल, सोशल और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? हम उस कैपिटल को कैसे फॉर्म करते, बनाते। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सेविंग। मुझे देख के क्यों कह रहा है शेविंग? है भाई, सेविंग सबसे पहला काम। और दूसरा काम क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग को घर पे मत रखना, लॉस होगा। अगर चावल के डब्बे में रखोगे तो वो पैसा हर साल 6% उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 10 साल तक रखा तो 60% पैसे की वैल्यू गई। सोचो अगर कहीं रख देते और वैल्यू तो छोड़ो, रिटर्न कितना मिलता। तो मोबिलाइजेशन के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। फिर हमने बात करी एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? भाई वो बंदा
जो सारा सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को क्या करता है, मैनेज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ऑल वेल। तो एंटरप्रेन्योर के तीन काम होते हैं, तीन फंक्शन होते हैं। एक इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, एक रिस्क बेयरिंग, और एक मेरा क्या होता है, इनोवेशन। तीन काम है। तो फिर हम लोगों ने आगे बात की थी, एक मिनट ये हैंग हो गया, एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव्स एंड कांस्टेंट। एंटरप्राइज के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या सिर्फ पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव है किसी भी एंटरप्राइज का? एक मिनट। हाँ, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये सारे ऑब्जेक्टिव, सोशल पढ़ा, ह्यूमन पढ़ा, नेशनल पढ़ा। फिर एंटरप्राइज की कुछ प्रॉब्लम भी थी, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। ओके था भाई, कितना बड़ा प्लांट होगा, कितना छोटा प्लांट होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी। फिर हमारा क्या होता है अपना, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। और फिर हमने बात करी थी प्रोडक्शन फंक्शन की। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ाया था। तो बेटे शॉर्ट रन में वेरिएबल क्या होते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर, मतलब वन ऑफ द वेरिएबल होता है। लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन में तीन नाम बोले थे, एक होता है टीपी, एक होता है एपी, टीपी, एपी और एमपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट्स, एपी मतलब एवरेज कैसे निकलता है, टीपी अपॉन में क्यू, और एमपी मतलब एडिशनल, जितना टीपी में पहले 100 था अब 120 हो गया तो 20। तो भाई लॉ ऑफ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल। तो ये कैसे बनाते हैं, पहले टीपी, एपी और एमपी डाउन। टीपी हाई होता है, एमपी जीरो होता है, टीपी डाउन होता है, एमपी। सही है। ऑल वेल। फिर हमने बात करी लॉ ऑफ वेरिएबल की, तो मैंने ये पूरा का पूरा एनालिसिस कराया था। कितने स्टेज होते हैं, एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज पर, वेरी यस सर, जो शॉर्ट रन में वेरिएबल लेते हैं सिर्फ लेबर होता है, और भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि शॉर्ट रन के अंदर ज्यादातर लेबर लेते, मोर देन हमेशा, बट मैं ये कह रहा हूँ वन ऑफ द वेरिएबल, वन ऑफ द फैक्टर वेरिएबल होता है। अगर सिर्फ लेबर वेरिएबल होता तो वहां लिखते कि सिर्फ लेबर वेरिएबल है। अब शॉर्ट रन में सबके लिए शॉर्ट रन अलग होता है ना, किसी के लिए शॉर्ट रन अलग है, किसी के लिए शॉर्ट रन अलग है। तो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। कोई बंदा शायद लैंड जल्दी ले ले शॉर्ट रन में, कोई बंदा शायद कैपिटल में इन्वेस्ट कर दे शॉर्ट रन के अंदर। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादातर मोर देन 99% और 100% क्वेश्चनों में भी लेबर को ही बोला जाता है। बट इसमें शॉर्ट रन में लिखा वन ऑफ द वेरिएबल होता है, वन ऑफ द फैक्टर क्या होता है, तो स्पेसिफिकली कहीं पर भी लेबर, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आज तक बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कोई भी एग्जांपल बिना लेबर का दिया ही नहीं शॉर्ट, क्योंकि मुमकिन यही सबसे ज्यादा है। ऑल वेल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, टीपी, एपी, एमपी हो गया। फिर हमने रिलेशनशिप की बात करी। जब एपी बढ़ता है तो एमपी एपी से ज्यादा होता है। जब एपी मैक्सिमम होता है एमपी और एपी बराबर होते हैं। जब एपी गिरता है तो एमपी गिरता है उससे भी तेजी से। समझ गए? और ये हमारा पूरा का पूरा रैशनल प्रोड्यूसर इस लेवल पर आके काम करेगा। डन था? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई थोड़ी बहुत भी तकलीफ हो रही हो? नहीं हो रही? ठीक है।
तो स्टेज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग यानी स्टेज 2, स्टेज ऑफ नेगेटिव यानी कि स्टेज। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर कहां काम करेगा? विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन ऑल वेल। आई थिंक यहीं तक पढ़ा था। मुझे लगता है आपका ये प्रोडक्शन चैप्टर भी, बस इसको अगर छोड़ दें, रिटर्न टू स्केल और एक ऑप्टिमाइजेशन है, तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, तो इन दोनों को हम करते हैं आज, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। आज ही कर दें कॉस्ट स्टार्ट? तुम नहीं बोलोगे लेकिन हम करेंगे। रिटर्न टू स्केल, बच्चों को, कई बच्चों ने अगर 5-7 मिनट भी इसको सुन लिया तो वो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन कई बच्चे इससे डरते हैं रिटर्न टू स्केल से। बस उनको इसका ग्राफ याद रहता है। ठीक है, सुनना जरा 5 मिनट। रिटर्न टू स्केल क्या होता है? यहां से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये हमेशा यूज होता है कहां पर? और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? डन है? यही पता है ना आप लोगों को? भाई मेरे पास तो लॉन्ग रन है, मैं तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता हूं, वेरिएबल कर सकता हूं किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, तो क्या हुआ, एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ए, तो इसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये 4, और इसके पास समय पूरा है, समय की कमी इसके पास नहीं है। तो प्रोड्यूसर ए जो है उसके पास समय की कमी नहीं है, तो वो बंदा अपना 4 के 4 वेरिएबल, 4 के 4 फैक्टरों में चेंजेस कर सकता है। तो अब प्रोड्यूसर ए जो है वो चेंज कर रहा है इतना, कोई परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं, बस ऐसी नॉर्मली इतना चेंज कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा लैंड, थोड़ा लेबर, थोड़ा कैपिटल, हल्का सा एंटरप्रेन्योर कर दिया। इसका इफेक्ट बताओ क्या होगा? मेरा आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जरूरी है इंक्रीज हो? वापस रिपीट कर रहा हूं, और बहुत प्यार से, प्रेम से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप सभी आंसर देना। मैं प्रोड्यूसर हूं, बहुत समझदार प्रोड्यूसर हूं, लेकिन प्रोड्यूसर जो होता है वो बंदा अगर लॉन्ग रन में कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके पास सारे फैक्टर्स क्या है? मेरे पास लॉन्ग रन है। तो मैंने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इतना बदलाव किया, सब में किया। पहले बताओ मैंने ये बदलाव प्रोडक्शन में क्यों किया? एक वर्ड में बोलो, आउटपुट के लिए। मैं कौन हूं? तो मैं इन फैक्टरों को यूज कहां करता हूं? आउटपुट निकालने में। तो मैंने इतना बदलाव किया सब में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मेरे आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। क्यों पक्का? लॉस नहीं होते बिजनेस में। अरे मैंने इतना देख के बढ़ाया, फिर रात को मोदी आ गया 8 बजे, भाई और बहनों कोविड है बंद करो। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। अरे ऐसे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है, ऐसे तो मेरा भी सपना है कि मैं एक ही बैच में 2000 बच्चा पढ़ाऊं लाइव, सपना है ना। और आउटपुट में 2000 बच्चों से ज्यादा वाला देता हूं क्लास में, लेकिन नहीं है ना मेरे पास बच्चे। क्यों? 2000 नहीं है, कम है। क्यों नहीं है? सोचा क्या था मैंने 2000 का ना, तो क्यों नहीं है? अरे भाई कुछ और फैक्टर हो गए, मैंने तो अपना आउटपुट दिया ना, मैं लॉन्ग रन में काम कर रहा हूं, और मैं सारे फैक्टर, लिटरली मैं एज प्रोड्यूसर, एज टीचर, मैं लॉन्ग रन में काम कर रहा हूं, और मैं अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहा हूं धीरे धीरे। अब ऑनलाइन मोड पे भी आप सभी देखते होंगे, लगभग रोज एक वीडियो अपलोड हो जाती है। लोग और भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी अभी शुरुआत है, तो मेरे को धीरे धीरे जब अकल आएगी तो मैं और बदलाव करता रहूंगा। लेकिन ये बदलाव किस इच्छा से कर रहा हूं? आउटपुट।
मेरे लिए आउटपुट क्या है, मेरे स्टूडेंट। तो मेरा ड्रीम है मैं 5,000 कोर्स बेच दूं, लेकिन अभी नहीं बिक रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा ड्रीम है 5,000 कोर्स बेचूं, एक ही दिन में बिक जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, इतना आउटपुट, इतना इनपुट डाला तो इतना ही आउटपुट मिला। नहीं समझे? तो तीन चीजें हुई मेरे लॉन्ग रन में। वेरिएबल्स को बदलने पर तीन चीजें हुई, या तो मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा, या मेरा आउटपुट डिक्रीज होगा, या मेरा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आया समझ? इसीलिए रिटर्न टू स्केल का जो ये होता है, ऐसे होता है, इंक्रीज, कांस्टेंट, तीन ही चीज होगी, एक, दो, तीन। दिस इज द ग्राफ। ऑल वेल, खत्म। अब पढ़ते हैं बुक से। We shall now study about changes in output when all factor of production in a particular production function are increased। तो मैंने सारे बड़ा, मैंने बोला ना सब थोड़ा 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 थोड़ा। In other words, we shall study the behavior of output in response to a change in the scale। हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं? आउटपुट का बिहेवियर। तो आउटपुट रिस्पॉन्स देगा मेरे इनपुट में चेंज करने, मेरा फैक्टर में चेंज करने। A change in scale means that all factor of production are increase or decrease in the same proportion। Change in scale is different from change in factor proportion। मैंने जो चेंज किया, आउटपुट पक्का नहीं है कि सेम लेवल पे चेंज हो। आउटपुट में बदलाव अलग अलग लेवल पे हो सकता है। समझ गए? तो चेंज इन आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ द वेरिएशन इन फैक्टर proportion as seen before form the subject matter of law of variable proportion। On the other hand, the study of change in output as a consequence of change in scale forms the subject matter of return to scale, which is discussed below। नीचे दिखाएंगे। It should be kept in mind that return to scale faced by firm are solely technological, determined and are not influenced by any economic decision taken by the firm or by the market। कोई मार्केट में क्या कंडीशन है, ये नहीं, नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल है, सिंपल। मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम भी हो सकता है बराबर रहे। इसमें कोई और कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ किसी और तरीके की मैं बात ही नहीं कर रहा, नॉर्मल। सही है? कभी कभी आप 8-8 घंटे पढ़ते हो, उठ के फिर याद करते हो क्या पढ़ा, साला दिमाग में नहीं आता कुछ। हुआ है कभी ऐसा? तो आउटपुट तो तुमने बढ़ा दिया, सॉरी फैक्टर तो तुमने बढ़ा दिए, आउटपुट तुम्हारा आया ही नहीं। कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं, 9-9 घंटे 10-10 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है ना, तो डिक्रीज भी होता है। कभी कभी लगते हैं 2 घंटे और आउटपुट आया था 20 घंटों का, कई बार ऐसा भी होता है। मेरे को एक टॉपिक पढ़ना था इंटरमीडिएट की टेक्स्ट के लिए, तो वो टॉपिक पे फिर मैंने एक जगह देखो, बड़ा लंबा टॉपिक है वो, 2 घंटे का। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वीडियो देखी जो 1.5 मिनट की थी। वो तेज तेज नहीं बोल देते, कार्टून। 1.5 मिनट की। अब मैं टीचर हूँ अपने, वो तो 1.5 मिनट बहुत है इतने में। तो 1.5 मिनट का अगर लेके आगे लेक्चर तो 6 घंटे बोल देंगे उस पर। मैंने बटन दबाया, 1.5 मिनट में आ गया समझ में, और काफी कुछ तो मुझे आता ही था। फिर मैंने उसको क्लास में बोला, हो गया। तो इनपुट कितना दिया? 1.5 मिनट, आउटपुट आया बहुत सारा। कई बार ऐसा होता है 6-6 घंटे लगे रहते हैं किसी चीज के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो रिटर्न टू स्केल मे बी कांस्टेंट, मे बी इंक्रीजिंग, और मे बी if we increase all factor that is scale in a given proportion and output increase in the same proportion, तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब जितना बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ा। Thus if doubling or tripling of all factor causes a doubling or tripling of output, then return to scale constant। मैंने डबल किया तो वो भी डबल हुआ, ट्रिपल किया तो ट्रिपल, तो कांस्टेंट ही है ना। बट इफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट, तो रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऑल वेल। Thus if all factor are double and output increase more than double,
रिटर्न टू स्केल इसको भी इंक्रीज बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर इंक्रीज करा ऑल फैक्टर जिसकी वजह से प्रोपोर्शनेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ, लेकिन जितना मैंने फैक्टर बढ़ाया उसका उतना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल वेल। तो एक एक ये किसी भी चीज पे डिपेंड करता है, कोई भी चीज। अरे हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो मेरा आउटपुट बिजनेस एनवायरनमेंट पे ही तो डिपेंड होगा, मेरा कस्टमर कहाँ से आता है, और मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट में एम्प्लॉय काम करता है, वो कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। ठीक है, अब आ जाओ जी सारे इनको। एक तो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पहले मैं इसका आपको वो दिखाना चाहता हूं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे इसका ग्राफ नहीं दिया है बुक के अंदर, मैं आपको बता दूं इसका ग्राफ ऐसे होता है। कैसे, ऑल वेल, क्यों नहीं दिया पता नहीं, देना चाहिए था इनको, पिछली बार तो था। ठीक है, और ये क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है कांस्टेंट, और ये क्या है, तो सबसे पहले कांस्टेंट। As stated above, constant return to scale means that with the increase in scale in some proportion, output increase in the, ठीक है, इसको लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, ये नाम याद रखना पेपर में आता है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, सही है। चलो अब है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कह रहा है एज स्टेटेड अर्लियर, इंक्रीजिंग रिटर्न मींस द आउटपुट इंक्रीज इन ए ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन इनपुट। जितना इनपुट दिया है आउटपुट उससे ज्यादा आया। और तीसरा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को कहते हैं व्हेन आउटपुट इंक्रीज इन स्मॉलर रिलेटिव टू एन इंक्रीज इन ऑल इनपुट। ज्यादा इनपुट दिया बट आउटपुट कम आया, ऑल वेल। तो ये हमारे 3 पॉइंट है, तो ये आपको 3 के 3 पॉइंट पढ़ने हैं, ऑल वेल। अब लास्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। जरा ये पॉइंट पढ़ लो 1 मिनट के लिए, जरा पानी पी लिया जाए। चलो अब टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। आप में से कोई ज्ञान देवता बताएगा ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्रॉपर, बहुत बढ़िया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको मैंने वर्ड को एड ऑन किया किसके साथ में, प्रोडक्शन वर्ड के साथ। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मतलब मेरे को अपना प्रोडक्शन जब करना है तो जितने मेरे पास गिवन रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके करना है। मतलब हर चीज का फुल यूज, अगर मैं हर चीज का फुली यूज करता हूं तो मेरा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा निकलेगा। आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था मुझसे, इंडिफरेंस कर्व में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। तो ऐसे ही प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में एक प्रोड्यूसर अपने सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। सिंपली सचिन तेंदुलकर सब जानते हो, चलो आज की डेट में विराट कोहली की बात करते हैं, ये तो जानते ही होंगे। विराट कोहली जब खेलने आता है तो वो वन डाउन आता है या ओपनिंग पे आता है। वन डाउन मतलब एक विकेट गिरने के बाद या ओपनिंग पे आएगा। तो वो रन क्या करता है, ज्यादा बनाता है उस टाइम पे। अगर विराट कोहली को 9वें या 10वें नंबर पर लेकर आए और बड़े मैच में, मैं ये नहीं कह रहा छोटी टीम के खिलाफ,
बड़े मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप चल रहा है और कोहली भाई जो है वो 9वें नंबर पे आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, स्टेडियम में इतनी बोतलें पड़ेगी उसके ऊपर, पब्लिक मारेगी, क्योंकि मैच हम हारने वाले हो रहे, तो वर्ल्ड कप, वो भी किसके खिलाफ। एक बार को वर्ल्ड कप चले जाए लेकिन ये मैच नहीं जाना चाहिए। तो विराट कोहली का यूज जो है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बल्लेबाज है, तो कहाँ किया जाता है। आ रहा है कुछ समझ। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। आया समझ। किसी भी चीज का को उस जगह पे लगाना जहां पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कोविड कोविड ना खत्म हुआ तुरंत, खत्म नहीं हुआ था, कोविड आया तो हमारी कोचिंग वगैरह क्या हो गई, सब बंद हो गई, ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो क्या होता है ना, कभी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात भी आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों का है, ठीक है। मजाक कर रहा हूं। कोविड आया तुरंत, कुछ 3-4 महीने हो गए तो सब कुछ खुल गया, धीरे धीरे खुलने लगा था। तो जब सब कुछ धीरे धीरे खुला लेकिन कोचिंग हमारी नहीं खुली। अब आप बोलो सर ऑनलाइन पढ़ाए, अरे ऑनलाइन बेस कहाँ था मेरे पास, बेस नहीं था। जैसे अब हम ऑनलाइन भी करते हैं, उस समय अचानक से खुलता तो बच्चे आने में समय लगता ना, तो गुजारा कैसे चलता हमारा, खर्चे कैसे पूरे होते, है ना। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मेरे घर वालों ने सजेस्ट किया कि भाई जब तक नहीं खुलते तो जॉब कर ले। मगर ठीक है यार, ये भी ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। तो गए जॉब करने के, मैंने जीवन में मात्र थोड़े टाइम पे जॉब करी है, वो भी यही टाइम था। जब मैं जॉब करने गया, सैलरी वैलरी बढ़िया थी, सब ठीक था, अच्छा था। आप बिलीव नहीं करो, मैं कुछ ही दिन में रिजाइन मार के आ गया वहां से, वो कोचिंग खुली नहीं थी। क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को फील आ गया कि मैं इस यहाँ के लेवल का प्रोडक्ट नहीं हूँ। अब देखो, जिंदगी भर ज्ञान ही दिया लोगों को, अब बॉस को ज्ञान दोगे तो भगा देगा। नहीं समझे। चाहे आपको कितना भी पता हो, आपका सीनियर आपकी बात नहीं सुनेगा ज्यादा जगहों पर। अब मैं उसको सजेशन दूं तो वो मेरे को इग्नोर मारे, और इग्नोर इन द सेंस वैसे नहीं, मतलब मेरी बात को ना सुने। और फिर अब अपनी आदत है बोलने की सुबह से लेकर रात तक, अब वहां कोई बोलने का नहीं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए। तो मैं समझ गया कि अपनी लाइफ यहाँ पर नहीं चलने वाली। कुछ एक ऐसी कोई बात हुई थी, हाँ जन्माष्टमी थी, मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आऊंगा जन्माष्टमी पे। उस दिन कुछ मीटिंग थी क्लाइंट्स के साथ, अच्छा क्लाइंट के साथ मीटिंग में मैं 1-2 बार पहले उसने मुझे भेजा था, तो मैं तगड़ा प्रेजेंटेशन देकर आया, तगड़ा काम करके आया। उस दिन 3 मीटिंगें थी और मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी में कभी नहीं पढ़ाता, मेरी सेवा होती है टेम्पल में। कह रहा है आपको आना पड़ेगा, मगर नहीं आ रहा सर। कह रहा नौकरी, फिर मैं कहा, अभी भेजू रिजाइन या पूजा वूजा करके भेजूं। फिर मैंने रिजाइन भेज दिया, फिर उन्होंने मुझे पटाया सुबह। अरे मैं तो ऐसे ही था, ये मैं नहीं, निकल, हो गया तेरा। तो मेरे को समझ में आ गया अपना वो लेवल नहीं है। अब फिर उसके बाद अब इंतजार बेसब्री से हो रहा है कि बस एक बार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोचिंग सेंटर। तो 2021 में सितंबर में खोले इन्होंने। ऐसा अनलॉफुली लोग पढ़ा रहे थे, मतलब क्लास में बच्चे थे लोगों के, बट मेरे को वो सूटेबल नहीं लगा। मगर पता चला एक आधा यहीं मर गया। तो मर्डर केस और हो जाएगा, है ना। कोविड में 2-4 इंस्टीट्यूटों में बच्चे की डेथ भी हुई थी महाराष्ट्र में, इलीगल पढ़ा रहे थे वो। क्लास में बेहोश हुआ और निकल लिया बच्चा। मैं कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो अनाउंसमेंट होने के बाद ही। तो जैसी अनाउंसमेंट हुई तो फिर दोबारा स्टार्ट किया। पहले जैसी भीड़ नहीं थी, फिर भी स्टार्ट किया। अब देखो दोबारा सुबह से शाम तक करते हैं, मेरे को पता है अपनी यही जगह है। अच्छा, आप सबका भी कोई स्ट्रेंथ होगा, है स्ट्रेंथ, सर रील देखने का 6 घंटे तक दिखवा लो, है भाई। तुम सबके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है, अगर उसको आपने सही सटीक जगह पे लगा लिया तो इसका मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो।
ठीक है, इससे अब ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकता। अब आता हूं टॉपिक पे। कहता है नॉर्मली ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म is interested to know what combination of factor of production would minimize its cost of production for a given output। मतलब आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए मैं कौन से फैक्टर का यूज करूं ताकि मेरी कॉस्ट कम आए। तो दिस कैन बी नोन बाय कंबाइनिंग द फर्म्स प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसो क्वांट। ठीक है, एंड आइसो कॉस्ट लाइन रिस्पेक्टिवली। आइसो क्वांट एज इट इज इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है। जिसने मुझसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसको ये बात पता होगी, इंडिफरेंस कर्व में हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं। याद है आप सभी को, मैंने एक एग्जांपल दिया था वहां पर शर्ट का और पैंट का, है ना। ओके, आइसो क्वांट क्या होता है? आइसो क्वांट आर सिमिलर टू, देखो आ भी गया यहां पर, इन्होंने लिख भी दिया है, सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व in the theory of consumer behavior. An isoquant represent all those combination of input which are capable of producing the same level of output. IC कर्व में क्या होता है? IC कर्व में हर कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन क्या रहती है? सेम रहती है। यहां पर सेम लेवल ऑफ, बस सेटिस्फेक्शन वर्ड हटा दिया इन्होंने, क्या डाल दिया? आउटपुट डाल दिया। Since an isoquant curve represent all those combination of input which yield, मतलब मिलेगा, इनपुट डालने से मिलेगा इक्वल क्वांटिटी ऑफ, द प्रोड्यूसर इज indifferent as to which combination he, therefore isoquant are also called equal product curve या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व। नाम रट मारना, पेपर में एमसीक्यू पूछेगा। डन है। So the concept of isoquant can be easily understood with the help of following schedule। तो सब देखना, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने आईसी कर्व में दिया हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ध्यान से देखना, एक मिनट। चलो, आ जाओ बेटे। तो सबसे पहला कह रहा है फैक्टर ए कॉम्बिनेशन नंबर, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये कॉम्बिनेशन कितने भी बन सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व में कितने कॉम्बिनेशन बनते थे? इनफाइनाइट। तो यहां भी इनफाइनाइट बना सकते हो। जब मेरे पास फैक्टर एक्स था तो फैक्टर वाई, एक तो फैक्टर एक्स 1 है, फैक्टर वाई कितने हैं? 12। ऑल वेल। तो फिर एक फैक्टर एक्स और बढ़ाने के लिए यहां पर क्या हुआ? 4 का क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। हुआ या नहीं हुआ? मतलब मैंने वाई से बोला, मान लो ये पैंट है, ठीक है, सेम कंज्यूमर वाला बताता हूं, ये शर्ट है, मेरे पास एक पैंट है और 12 क्या है, मेरे पास एक पैंट है और तुम पे 12 क्या है? शर्ट। मैंने तुमसे बोला भाई एक पैंट दे दे, ठीक है, तो तुमने कहा, नहीं तुमने मुझसे कहा कि भाई एक पैंट दे दे, तो मैंने कहा भाई शर्ट दे, भाई थोड़ी सी शर्ट दे। तो फिर तुम्हें पता है इसकी मजबूरी है, अभी इसके पास एक ही पैंट है और शर्ट इसके पास नहीं है, तो तुमने शर्ट मुझसे कितनी मांग ली? 4 मांग ली, और बदले में मुझे क्या दिया? मैंने कहा और शर्ट दे दे, भाई नहीं है। उसने कहा एक शर्ट और के 4 शर्ट तो मुझे दे।
मतलब एक पैंट के बदले में 4 शर्ट और। मैं कहा देख पिछली बार कितनी दी थी, अब 4 नहीं दूंगा, अब कितनी दूंगा। फिर एक, मतलब ऐसे कर करके क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। तो एमआरटीएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, याद है, वहां सेक्रीफाइस होता था, यहां भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। क्या हो रहा है, टोटल, ठीक है। वहां क्या होता था, सेक्रीफाइस, यहां भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। समझ गए सब बेटे, किसको नहीं आए, चार्ट आया। ऐसा कोई है जिसको पूछना हो, पक्का। अरे पूछ लेना, पता चला कि कोई नहीं पूछ रहा, मैं कैसे पूछूं, ये क्या सोचेंगे, ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई, ठीक। अब देखो एक काम करते हैं, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई को प्लॉट करो। तो बेटे मेरे ऐसे ही बनता था ना आईसी कर्व, ये मिला, 12 से कहां पहुंचे, मतलब एक के गेन के लिए कितने का सेक्रीफाइस, फिर एक के गेन के लिए कितने का सेक्रीफाइस, 8 से 5 पे गए 3 का, फिर एक के गेन के लिए कितने का सेक्रीफाइस, 2 का। तो ऐसे ये सेक्रीफाइस, ये ऐसे, अब ये कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। समझ गए बेटे, कोई दिक्कत किसी को। अब ये आपको कह रहा है इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसोक्वेंट, मतलब मेरे को अपना आउटपुट लाने के लिए उतना ही, मतलब मेरे पास जो इनपुट है इतना इनपुट में डालूं ताकि आउटपुट में इक्वल लेवल ऑफ मुझे क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। इतना मैं फैक्टर का यूज करूंगा, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी वर्ड को हटा दो, सेटिस्फैक्शन वर्ड को हटाओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, और यहां पर एक वर्ड डाल दो सेटिस्फैक्शन की जगह क्या, आउटपुट डाल दो। बाकी दोनों ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन दोनों एज इट इज क्या होता है, सेम होता है। ऑल वेल, तो इन्होंने यहां पर इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब यहां पर ये देखो ये क्या कह रहा है, इसको मैं ऊपर से पढ़ता हूं। सपोज ए फर्म हैज 1000 टू स्पेंड ऑन द टू फैक्टर एक्स एंड वाई। इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स इज 10 एंड वाई इज, द फर्म कैन स्पेंड इज आउटले ऑन एक्स एंड वाई इन वेरियस वेज। याद है बजट लाइन, बजट सेट याद है। मेरे पास 1000 रुपए है, जो कि मैं दो फैक्टर ले सकता हूं एक्स और, एक्स 10 रुपए का है, वाई कितने का है, तो बताओ मैं एक्स कितने ले सकता हूं, 100 एक्स लेके वाई 50 एक्स ले लूं, और 25, ये मेरा क्या है, इसी को कहते हैं कॉस्ट गिवन आउटले, ठीक है। इसे कहते हैं आइसो कॉस्ट और इक्वल कॉस्ट लाइन। समझ में आ गया। अच्छा, इसको कंज्यूमर बिहेवियर में बजट सेट, बजट लाइन भी कहते हैं। तो वहां पर बजट लाइन ऐसी बनाई थी, नहीं बनाई थी, आ गया याद। देखो जिन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसको आ गया होगा, नहीं पढ़े को मैं समझा देता हूं एक बार और। आइसो कॉस्ट का मतलब मेरे पास दो फैक्टर लेने हैं, मेरे पास प्राइस पैसे कितने हैं, ये 10 रुपए का, ये 20 का है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं सारा एक्स ले लूं, वाई ना लूं, या तो मैं एक काम करता हूं, आधे पैसे का एक्स ले लूं, आधे पैसे का वाई ले लूं, या मैं सारा ही वाई ले लूं। नहीं समझे, तो इसको कहते हैं हम क्या, इक्वल कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन, जिसको ऑल्सो नोन एज व्हाट, और बजट कांस्टेंट लाइन। मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता मैं। एक बार बताओ, क्या मैं एक्स को 200 एक्स ले सकता हूं, तो 200 एक्स में कितने रुपए हो जाएंगे, और मेरे पास पड़े कितने, तो ये मेरी लिमिटेशन है 1000 की, इसीलिए इसको बजट कांस्टेंट बोला है। समझ गए जी। इट शो द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर विच द फर्म कैन बाय विद द गिवन आउटले, ठीक है। अच्छा, वो एमआरटीएस टी फॉर टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है।
अच्छा सुनो आगे, सपोज ए फर्म, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, डन। और इससे मेरा क्या बन गया, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये ऊपर नहीं जा सकते, आपकी कांस्टेंट है। याद करो बजट लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था, ये मेरी बजट लाइन है, क्या मैं इससे ऊपर जा सकता हूं? नहीं जा सकता। हाँ मैं इसके अंदर हो सकता है कम खरीद लूं, लेकिन इसके ऊपर मेरी औकात नहीं है जाने की। ऑल वेल, तो ये है हमारा। अब मैंने याद करो बजट सेट को और आईसी दोनों को पढ़ाया था। अब सुनो जी, ये मेरा है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। एक कॉस्ट मेरी ये पड़ रही है, एक कॉस्ट मेरी ये पड़ रही है, एक कॉस्ट मेरी ये पड़ रही है। बताओ रैशनल प्रोड्यूसर यहां जाएगा, यहां जाएगा या यहां जाएगा? सेकंड में, क्योंकि जितने पैसे मैं दे रहा हूं उस पैसे के बदले मेरा आउटपुट भी इक्वल आ रहा है, और हमें इक्वली तो चाहिए, तो हम जाएंगे इस पे। ऑल वेल, तो देखो यहां पर ये जो ये वाली लाइन गई, ये इक्वल आया, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? आइसोइक्विवेलेंट पॉइंट। ऑल वेल, समझ में आ गया? क्लियर है? जहां पर मुझे मेरे पैसे के बदले में फुल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जितना खर्च कर रहा हूं उतना आउटपुट मिल रहा है। मैंने बोला विराट कोहली को 9 नंबर पे भेजो, वो देगा आउटपुट, महंगा खिलाड़ी है। जैसे आईपीएल में उसको 20 करोड़ में खरीदा, उसको 10वें नंबर पे भेजो, कोई फायदा है? प्राइस दिया है ना, उसको ओपनिंग पे भेजते हैं। डन। तो ये मेरा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ मेरी लीस्ट कॉस्ट आने वाली, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ऑल वेल जी, कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट पूछना हो? कोई बात नहीं? ओके, तो देखो जी यहां पर आपकी समरी है, पढ़ ले एक बार, फिर इसके बाद कॉस्ट चालू कर देंगे समरी के बाद, ठीक है? तो समरी कहता है प्रोडक्शन, अब आपको पूरा चैप्टर में रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले में क्या कहता है, प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी से बिना देखे बोलो, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर, उसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। सिंपल, प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ, सर यूटिलिटी फॉर्म होती है, प्लेस होती है, टाइम होती है, और सर जी प्रोडक्शन में कभी भी लव एंड अफेक्शन, वॉलेंट्री सर्विस और खुद के लिए बनाया हुआ सामान इंक्लूड नहीं होता। प्रेम, प्रेम कोई प्रोडक्शन होता है? सही है। लैंड इंक्लूड्स ऑल दोज फ्री नेचुरल रिसोर्सेज हुज सप्लाई फॉर द इकोनॉमी फॉर द होल इज फिक्स। लेबर इज ह्यूमन एफर्ट, बॉडी से चाहे माइंड से। कैपिटल वेल्थ का वो पार्ट होती है जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में इंक्लूड करते हैं, और कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है या नहीं है? बेटे मेरे ये लाइन रट मारना, कैपिटल प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये लाइन अगर तुम भूल गए पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ये मैंने ऊपर नॉर्मल पढ़ाते वक्त भी लिखवाया था। कैपिटल क्या होता है? प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, एंड इट कंप्राइज ऑफ मैन मेड। अच्छा तुम लोग बुक लाया करो क्लास में, लाते क्यों नहीं हो? बोला था ना कल मैंने। हाँ चलो आगे, कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहते हो आप? इन्वेस्टमेंट। कितने स्टेज होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के? बोलो 3 स्टेज। एक पहला सेविंग, दूसरा मोबिलाइजेशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है भाई? वो 3 काम करता है, इनिशिएट प्रोडक्शन, रेम्यूनरेट अदर फैक्टर, और इंट्रोड्यूस इनोवेशन। इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? 5 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और नेशनल। और उसकी कई सारी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, साइज, फिजिकल फैसिलिटी, पैसा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, लीगल और इंडस्ट्रियल। ऑल वेल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 कैटेगरी में डाला, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। तो प्रोडक्शन फंक्शन, फिर हमने बताया प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का, कि कितना इनपुट देने पे मैक्सिमम आउटपुट हम विद गिवन टेक्नोलॉजी लेकर आए। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कि यूज होता है कहां पर?
शॉर्ट रन में 3 स्टेज होते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ नेगेटिव। और रैशनल प्रोड्यूसर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम ही डिमिनिशिंग रिटर्न है। TP is the total output resulting from effort of all the factor of production combined, MP additional होता है, पर यूनिट चेंज कितना हुआ, और AP is the TP डिवाइड क्वांटिटी। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में रिलेशनशिप आती है इनपुट और आउटपुट की। इनपुट डालेगा तो आउटपुट या तो सेम प्रोपोर्शन में आएगा, या इंक्रीजिंग आएगा, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तब होता है जब इनपुट डाला उतना जितना आउटपुट आया, मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों कॉमन है। इंक्रीज में इनपुट कम डाला, आउटपुट ज्यादा आया। डिक्रीज में इनपुट ज्यादा डाला, आउटपुट। आइसोक्रेंट क्या होता है, इसको आप प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हो। ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो सेम आउटपुट प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। आइसो कॉस्ट लाइन हमारी बजट लाइन होती है कि हम उतने ही रुपए में खर्च कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर हमें कहां करना है, बट विद इन द कॉन्स्टेंट। ऑल वेल, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है जी, कैसा लगा जी? प्रोडक्शन ओके, तगड़ा था। 4 पूरे लेक्चर हुए, इसको मैं ऑफ कर रहा हूं और नया स्टार्ट कर रहा हूं।